हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो यूनिटरी ऑपरेटर से रिलेटेड है। देन अब हम ये एक थ्योरम है या इसका एग्जांपल आप मान लो, ठीक है। आपके नोट्स में एग्जांपल है, तो अब ये एग्जांपल है क्या वो चीज़ देखते हैं, हम इसके स्टेटमेंट अच्छे से समझते हैं, देन अपना आगे कॉन्टिन्यूस करते हैं, ठीक है। क्या है, शो डैट द यूनिटरी ऑपरेटर्स, मुझे शो करना है कि जो यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, हिल्बर्ट स्पेस एच में जो भी यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब हो सकते हैं काफ़ी सारे यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, उनमें से कुछ यूनिटरी ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे एक ग्रुप को फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे है अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे पास ऑपरेशन गिवन है वो है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो अगर बाय चांस आपका क्या हुआ एग्ज़ाम में, अगर ये नहीं लिखा हुआ कि किस ऑपरेशन के अंडर हमें इसको ग्रुप फॉर्म करना है, तो आप वहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ओके। तो हमें क्या करना है कि हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी ऑपरेटर्स, यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं, उनको ग्रुप दिखाना है कि वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर हमें ग्रुप दिखाना है तो हमें ग्रुप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि ग्रुप बनता कैसे है, कोई सेट क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देन अपने मेन प्रूफ पर चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास कोई सेट होगा, मैंने जैसे ग्रुप की बात करें तो मैं जी ले लेती हूँ, जी मेरे पास कोई सेट होगा। अब कोई सेट है वो एम्प्टी या नॉन एम्प्टी दो तरीके से हो सकता है, कि वो सेट एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास जो सेट है उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो एम्प्टी है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस क्या करूँगी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। जब उसके अंदर हम कुछ, उसके अंदर है ही नहीं, वो एम्प्टी है, तो उसके बारे में हम कोई डिस्कस तो कर नहीं सकते, क्लियर। तो सबसे पहले जो ग्रुप में कंडीशन आती है कि हमारे पास जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर सकें, चर्चा कर सकें, जो बता सके कि जो ये सेट है ये ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ओके, क्लियर। तो सबसे पहली कंडीशन जो है कि हम जिस सेट को भी ग्रुप बना रहे हैं वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी होता है तो हम उसके बारे में, जब उसमें कुछ है ही नहीं है तो उसके बारे में हम बात क्या करेंगे, ओके। तो पहली कंडीशन तो यही है। अब देखते हैं कि जो ये नॉन एम्प्टी मैंने सेट लिया है ये ग्रुप कब फॉर्म करता है। बेटा ये नॉन एम्प्टी जो सेट है, अगर मेरे पास पहली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, देन सेकंड जो है एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर दे, फिर उसमें कोई ना कोई हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वहाँ पे उसके जो सेट है उसमें आ जाए, ठीक है, एग्जिस्ट कर जाए। देन थर्ड है मेरे पास, जो फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, जो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो वो ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोजर में क्या होता है। बेटा क्लोजर में क्या होता है, इस नॉन एम्प्टी सेट के मैं 2 एलिमेंट लूँगी, क्लियर। इस नॉन एम्प्टी सेट के 2 फैमिली के मेंबर, मतलब इसी के अंदर से 2 एलिमेंट लूँगी, और जो ऑपरेशन हमें गिवन है वो उन दोनों एलिमेंट्स पे अप्लाई किया मैंने, और जो चीज़ मेरे पास आई वो भी अगर बिलोंग कर जाए मेरे पास उसी सेट से, तो मेरे पास ये क्या सेटिस्फाई कर देगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लियर। मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस नॉन एम्प्टी सेट से मैं 2 मेंबर लूँगी इसके, और उन पे जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करूँगी, और जो मेरे पास आता है अगर वो भी मेरे पास उस नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग कर जाए तो मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, क्लियर। देन जब हमारे पास एसोसिएटिविटी आती है, इसमें क्या होता है, मैं इसके 3 मेंबर्स लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मेंबर्स लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 मेंबर्स। और इसमें क्या है कि अगर मैं फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई की, जो भी ऑपरेशन है वो अप्लाई होगा, अंडर एडिशन है तो एडिशन वाला अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन गिवन होगा वो अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं 2
फर्स्ट और सेकंड शुरू के 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद थर्ड से करूं। क्लियर? ये इक्वल हो जाए अगर मैं लास्ट के 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके अगर फर्स्ट से करूं। अगर ये चीज़ हो जाए तो मेरे पास ये कंडीशन हो जाएगी एसोसिएटिव। क्लियर? करना क्या है बेटा, किस चीज़ को हम एसोसिएटिव बोलते हैं, इस नॉन एम्प्टी सेट के मैं 3 मेंबर्स लूँगी। 3 मेंबर्स मैंने लिए, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेशन है फर्स्ट 2 पे वो ऑपरेशन अप्लाई करो जो भी गिवन है, जिसे मल्टीप्लाई है, फर्स्ट 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, देन थर्ड से किया। क्लियर? और ये किसके इक्वल हो जाए, जब मैं लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूं। अगर ये इक्वालिटी मेरे पास आ जाए तो उसको मैं बोल देती हूँ एसोसिएटिव। ठीक है, ये 2 चीज़ हमने समझ लिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें 2 केस समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्या होगा कि जो भी मेरे पास आइडेंटिटी को मैं ई से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है, और ये बिलोंग करेगी मेरे पास, जो भी मैं नॉन एम्प्टी सेट लूँगी, जो भी मैं सेट लूँगी, ठीक है, उसमें जो आइडेंटिटी होती है वो उस सेट से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट से क्या करनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। अगर ये कोई भी आइडेंटिटी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग नहीं करेगी तो ये वाला जो कंडीशन है ये मेरे पास फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ होना चाहिए कि आइडेंटिटी उस नॉन एम्प्टी सेट से क्या होना चाहिए, बिलोंग होनी चाहिए, मतलब उसमें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब आइडेंटिटी हम किस एलिमेंट को बोलेंगे, जैसे सेट है हमारे पास, उसमें आइडेंटिटी किस एलिमेंट को बोलेंगे, जो उस नॉन एम्प्टी सेट के सभी एलिमेंट के लिए क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, उस सेट के सभी एलिमेंट, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। क्या कि अगर मैं सेट का कोई भी एलिमेंट उठाऊं, उसके साथ आइडेंटिटी लगाऊं, इस तरीके से ऑपरेशन लगाया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई इस तरीके से करूं, इसको इसके साथ करूं या इसको इसके साथ करूं, पर जो भी मेरे पास इसकी वैल्यू आए वो एलिमेंट एज इट इज़ आ जाए, तो जो हमने यूज़ की है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि हम उस नॉन एम्प्टी सेट के उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे जो सेट के जिसके साथ लगे, सेट के जिस एलिमेंट के, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है, वो जितने भी एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, सबके लिए है। ठीक है, तो वो जिसके साथ लगे उसे खुद दे दे। ठीक है, यहाँ से मतलब क्या है, वो जिसके साथ आए, आइडेंटिटी एलिमेंट उसको बोलते हैं वो जिसके साथ आए उसे खुद दे दे, कि जिसके साथ वो लगे उसको खुद दे दे। जैसे यहाँ पे ए, मैंने सभी एलिमेंट्स के अगर मैं A1 लेती तो A1 के साथ किया तो मेरे पास रिजल्ट जो आ जाता है वो A1, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट उसको बोलते हैं वो जिसके साथ लगे उसको खुद दे दे। ठीक है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ है कि आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट की, जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, पूरे नॉन एम्प्टी सेट की एक ही आइडेंटिटी होती है, मतलब पूरे सेट के लिए एक ही आइडेंटिटी काम करती है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने एक एलिमेंट उठाया उसके लिए अलग आइडेंटिटी है, दूसरा एलिमेंट उठाया उसके लिए अलग आइडेंटिटी, नो, ये फॉर ऑल हर एक एलिमेंट के लिए है कि हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो उस सेट के सभी एलिमेंट के साथ इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब वो जो भी हम सेट का एलिमेंट लेते चले जाएं, अगर वो उनके साथ आ रही है तो अगर वो उसके साथ मतलब उसे और उस एलिमेंट को अगर मैंने ऑपरेट किया तो जिस एलिमेंट के साथ मैं ऑपरेट कर रही हूँ, मतलब आइडेंटिटी वो जो भी है हमारे पास, तो अगर वो मतलब जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ आ जाए तो उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में लिखो, आइडेंटिटी उसको बोलेंगे जो जिस एलिमेंट के साथ है उस एलिमेंट को एज इट इज़ देते। क्लियर? अब आते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट होता क्या है? अब इसमें क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ कि जो हम अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे आएगा फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच A belongs to G there exists a unique
यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट बी जो कर रहा है बिलोंग जी सच डैट कि ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट की बात करेंगे तो ऐसा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी एलिमेंट का कोई इन्वर्स आ गया तो वो जितना भी हमारे पास पूरे के पूरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके लिए इन्वर्स का काम करेगा, ये चीज़ नहीं है। क्या होता है कि जो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो हर एक एलिमेंट्स की अपनी अपनी अपना अपना एक इन्वर्स होता है। ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं है कि जो पूरे सेट के लिए इन्वर्स निकाला वो सभी के लिए, नो, हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक इन्वर्स होता है। तो वही चीज़ है कि अब इन्वर्स एलिमेंट कहेंगे किसको, कि मैंने देखो यहाँ पे फॉर ईच मतलब प्रत्येक एलिमेंट है, हम जी का हर एक एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब एक एक एलिमेंट ले रहे हैं। जैसे मैंने एक एलिमेंट उठाया ए, तो वहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट, उसी सेट से एक यूनिक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जो इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। क्या है ये कंडीशन, अगर मैं इस एलिमेंट की इन्वर्स निकाल रही हूँ, इस एलिमेंट का इन्वर्स निकाल रही हूँ, तो इसके साथ एक ऐसा एलिमेंट उसी सेट से इस तरीके का मतलब आएगा, एग्जिस्ट करेगा कि अगर मैं उन दोनों को जो गिवन ऑपरेशन है दोनों को ऑपरेट करूं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं या बी को ए के साथ, अगर ये चीज़ आने के बाद मेरे पास अगर मेरी आइडेंटिटी आ जाए तो इस बी को मैं ए का क्या बोलूँगी, इन्वर्स। कैसे, हम आसान भाषा में कैसे बोल सकते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट किसको बोलते हैं, मैं किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट उसको बोलूँगी जो उसके साथ लगने पे मुझे आइडेंटिटी दे दे। क्लियर, तो आइडेंटिटी दे दे उस एलिमेंट को मैं बोल दूँगी दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, दूसरी तरीके से हम एक इसमें एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन एक और है बेटा, वो क्या होता है, जैसे मैंने ए एलिमेंट लिया तो इसका इन्वर्स हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है और इसी की मतलब ए का इन्वर्स ये हो गया इस तरीके से कि इसके साथ अगर मैं इसको ऑपरेट करूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। और ये हमें पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वो 1 होती है। आइडेंटिटी की बात जब करते हैं ना हम अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो 1 होती है। क्लियर, कैसे कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मैं ले लूँ सेट का, ठीक है, और जैसे कि मैंने उसको अगर 1 सेट का एलिमेंट लिया, ठीक है, सभी एलिमेंट के, सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है अगर मैं एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो एलिमेंट मुझे एज इट इज़ मिल जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास जब अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आती है वो 1 आती है। फिर सेकेंड, अगर यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी 1 है तो इसका इन्वर्स जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/a। तो इसको लिख सकते हैं a इन्वर्स, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से हमने ये चीज़ समझ ली कि मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें इन्वर्स में एक चीज़ और बता देती हूँ बेटा, जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक पोर्शन करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ये वाली फॉर्म अंडर मल्टीप्लिकेशन चल रही है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मेरे पास 1 होगी, ये चीज़ याद रखना। 1 किस तरीके से आएगा, जब मैं इसको इसके साथ ऑपरेट करूँगी, a को 1/a से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स वो होता है जो उसके साथ ऑपरेट करके मुझे आइडेंटिटी दे दे, तो यही आइडेंटिटी देगा। तो इस फॉर्म में हम इसको लेंगे। तो जो हम लास्ट अपना एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट करेंगे तो मेरी कुछ इस तरीके की एक फॉर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास वहाँ पे केस बनेगा, जो भी इन्वर्स होता है बेटा वो उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो हम वहाँ पे जो भी हमारे पास इन्वर्स आएगा उस सेट से हम बिलोंग कराएंगे। क्लियर, हमें किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप फॉर्म कराने के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। ठीक, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये मैंने बता दिया कि आइडेंटिटी
उस सेट से बिलोंग करनी चाहिए। देन इस कंडीशन को वो जिसके साथ जिस एलिमेंट के साथ आए उस एलिमेंट को एज इट इज़ दे दे और ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स मतलब पूरे के पूरे सेट के लिए हो। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट में हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले ये वाली फॉर्म कि ऐसा कौन सा एलिमेंट लूँ कि मुझे उस सेट की आइडेंटिटी मिल जाए उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके। देन ये चीज़ तो है ही, ये साथ में जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो भी उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब ये मेरे पास प्रॉपर्टी होगी बेटा। अब हम अपनी थ्योरम पे चलते हैं। समझ लिया कि ग्रुप होता क्या है। अब हम इसके मेन प्रूफ पे चलते हैं कि हम कैसे प्रूफ करेंगे थ्योरम को। यूनिटरी ऑपरेटर्स के सेट को दिखाना है, मतलब जितने भी हिल्बर्ट स्पेस में यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं उनको ग्रुप फॉर्म कराना है। तो मैंने क्या किया कि हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, यूनिटरी ऑपरेटर हैं, ठीक है, जो कि यूनिटरी ऑपरेटर हैं, उनका एक सेट बना लिया जी। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, जितने भी यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं उनको ही तो ग्रुप फॉर्म कराना। अब वो सभी के सभी ऑपरेटर्स इस सेट जी में हैं, तो मतलब मुझे इस जी को क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है। और जैसे कि मैंने ग्रुप को समझाते टाइम एक चीज़ बताई कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये मैंने सेट लिया है क्या ये एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी होगा तो हम इसके बारे में बात क्या करेंगे, तो ये देखते हैं कि एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, फर्स्टली वी विल शो डैट कि ये जो मैंने सेट लिया है यूनिटरी ऑपरेटर्स का ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो इसके लिए हम बेटा एक चीज़ जानते हैं, ये इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, इसी को लेके हम आज इसमें करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ जो मुझे कुछ रिज़ल्ट इसमें चाहिए। सबसे पहले हमें पता है कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है मेरे पास, सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, उस आइडेंटिटी का जो एडजॉइंट है वो उसी के इक्वल होगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसका मैंने एडजॉइंट लिया, वो उसी के इक्वल आ गया, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ एडजॉइंट। जैसे कि मेरे पास क्या है, कोई भी ऑपरेटर ए है, इसका एडजॉइंट अगर इसी के इक्वल आ जाए तो मैं उसको बोल देती हूँ सेल्फ एडजॉइंट। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो सेल्फ एडजॉइंट होता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, एडम्पोटेंट भी होता है। क्लियर, कि आइडेंटिटी ऑपरेटर को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आइडेंटिटी ऑपरेटर ही आएगा। ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर को, इसका आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास ऑपरेटर है अगर उसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद भी मेरे पास वही ऑपरेटर आ जाए तो उसको बोलता है आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर। तो ये 2 कंडीशन अभी हमने यहाँ पे ले ली जो कि हमारे पास यूज़ में है। अब देखो यहाँ से, अब मेरे को ये दिखाना है कि ये नॉन एम्प्टी है, तो अब सबसे पहले मैं क्या लेके चलती हूँ, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर ले लिया। क्लियर, अब मैंने यहाँ से इसका एडजॉइंट लिया, ये क्यों लिया अभी पता चल जाएगा। क्लियर, अब देखो यहाँ से ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिया, अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी क्या है, मेरे आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट, तो उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल, तो इसकी जगह ये आ गया। क्लियर, अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आई स्क्वायर, तो ये क्या होता है मेरे पास, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा। क्लियर, देन अब मैं करती हूँ इसको, इसकी वैल्यू भी वही है, फिर आगे मेरे पास ये, और वहाँ से आ गया मेरे पास दिस। तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ निकली बेटा, आई स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये और इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये क्या चीज़ निकली, मुझे दिखाना था कि जो ये मेरे पास सेट है ये नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई मतलब एलिमेंट होगा, पर इसके अंदर एलिमेंट किस तरीके के हैं, ऑपरेटर, और ऑपरेटर भी कौन से, जो कि यूनिटरी होंगे। तो मैं जो भी लूँगी यहाँ पे इसको अंदर दिखाने के लिए तो यूनिटरी ऑपरेटर ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक आइडेंटिटी मेरे माइंड में आया कि मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को चेक करके देखती हूँ।
तो आइडेंटिटी ऑपरेटर को मैं जी में पहुंचाने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, यूनिट्री बनाना पड़ेगा। क्लियर, क्या करना पड़ेगा, यूनिट्री बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये चीज़ फाइंड की कि वो अपने एडजॉइंट के साथ वो वाली ये निकाला, इसको निकाल के आइडेंटिटी आ गई। फिर मैंने ये वाला पार्ट निकाला, ये चीज़ आ गई। क्लियर, अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों इक्वल भी किसके, आइडेंटिटी के। तो इन्होंने ये वाली कंडीशन क्या कर दी, फुलफिल कर दी। तो ये इस कंडीशन का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या हो गया मेरे पास, यूनिटरी ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि वो अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है, और साथ में उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, आइडेंटिटी। ओके, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई कि जो आइडेंटिटी है वो बिलोंग कर रहा है जी से। अगर आइडेंटिटी जी के अंदर कोई ना कोई, अब आइडेंटिटी इसके अंदर आ गया तो मतलब इसका मतलब क्या है, जी के अंदर कुछ ना कुछ है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास जी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, मतलब जी के अंदर कुछ ना कुछ है। क्लियर। सबसे पहले हमें दिखाना है कि जी नॉन एम्प्टी है। उसके लिए हमने क्या किया, जी के अंदर वही एलिमेंट जा सकते हैं जो कि यूनिटरी ऑपरेटर होंगे। यूनिटरी ऑपरेटर के लिए ये वाली कंडीशन हमारे पास होती है। अब मुझे आइडेंटिटी जी के अंदर पहुंचानी है तो मतलब ये वाली कंडीशन हमें लेके आनी है, टी की जगह आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मैंने इसको इवैल्यूएट किया, इसको इवैल्यूएट किया विद द हेल्प दिस रिजल्ट। ओके, और ये चीज़ मेरे पास ये यूनिटरी ऑपरेटर की यहाँ से हम लिख सकते हैं। सो I इज़ यूनिटरी ऑपरेटर। I मेरे पास क्या हो गया, यूनिटरी ऑपरेटर होगा। जैसे ही I यूनिटरी ऑपरेटर मतलब ये उसने फॉर्म बनाई तो वो किस में बिलोंग कर गया, जी में, और जी में कुछ ना कुछ आ गया तो इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी है। अब हम चलते हैं फर्स्ट, इसको मैं वो कर देती हूँ बेटा, प्रॉपर्टी फर्स्ट पे, जिसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैंने जैसे बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, उस सेट के दो एलिमेंट लेते हैं और उन पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उसी को उस सेट में अगर बिलोंग करा दें हम तो वो क्या हो जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है। तो यहाँ से मैं लेट करूँगी बेटा, लेट T1, क्योंकि इसमें जो जी में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ऑपरेटर टाइप्स के हैं। तो लेट T1 एंड T2 बिलोंग्स टू जी। क्लियर, ये मैंने लेट कर लिया। अब एक चीज़ देखो, T1 भी जी से बिलोंग कर रहा, T2 भी जी से बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब T1 T2 क्या होंगे, मेरे पास यूनिटरी ऑपरेटर होंगे। क्लियर, क्योंकि जी में तो यूनिटरी ऑपरेटर्स ही हैं, और अगर ये यूनिटरी ऑपरेटर है तो इस तरीके की फॉर्म तभी तो बनता है, कोई भी ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस में यूनिटरी तभी तो बनता है जब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देन यहाँ पे टी की जगह T1 आ जाएगा। T1 स्टार इक्वल टू T1 स्टार, T1 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड, मैंने T1 के लिए लिख दिया, सिमिलर लिखेंगे T2 के लिए। अब T की जगह T2 स्टार, T2 स्टार, T2 इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब ये चीज़ हमने लिख लिया, पर हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है हमें बेटा, यहाँ पे प्रूफ करना है कि अगर मैं इसके इस सेट के दो एलिमेंट लेके चल रही हूँ तो इन दोनों पे जो मैंने ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन, ये भी बिलोंग कर जाए इस सेट से। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारे पास प्रूफ करना है। ठीक है, पर अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये इससे कब बिलोंग करेगा, जब ये यूनिटरी होगा,
क्योंकि जी में सारे के सारे क्या हैं, यूनिटरी। तो ये इसमें कब बिलोंग करेगा, जब ये यूनिटरी बन जाएगा, ठीक है। उससे पहले इसकी एंट्री नहीं है। जी ने बोल दिया कि पहले यूनिटरी बनो तब मेरे अंदर एंट्री करो, तो इसके अंदर जाने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, यूनिटरी। अगर यूनिटरी बनना पड़ेगा तो यूनिटरी की ये वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि इसको अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करना पड़ेगा और साथ में इसकी वैल्यू आनी चाहिए आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम अब इसको इसके अंदर पहुंचाने के लिए ये चीज़ें इवैल्यूएट करेंगे और ये दिखा देंगे कि ये यूनिटरी ऑपरेटर है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास है T1 T2, क्लियर, T1 एंड T2। अब मुझे सबसे पहले T की जगह है यहाँ पे T1 एंड T2। अगर मैं इसके एडजॉइंट के साथ इसको कॉम्यूट वाला पोर्शन कराना है, ये ले लिया पूरा का पूरा T एंड देन T स्टार, ये वाला पोर्शन T की जगह ये है। अब पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर मैं इवैल्यूएट करूँगी बेटा इसको। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिखाना है ये इसमें बिलोंग कराना है। इसमें बिलोंग कराने के लिए ये यूनिटरी होना चाहिए, और यूनिटरी ये तभी हो सकता है जब मेरे पास इस तरीके की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए T की जगह मेरे पास T1 T2 है, ये रख दिया, ये वाली फॉर्म है। फिर ये वाली फॉर्म मैं इवैल्यूएट करूँगी। क्लियर। अब देखते हैं, यहाँ से मेरे पास आ गया T1 T2, ये एज इट इज़, ठीक है। अब ये मुझे पता है जो हमारे पास एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें है कि अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो ऑपरेटर्स हैं, अगर उनका एडजॉइंट लेती हूँ तो वो अपोजिट हो जाते हैं। कैसे? जब इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी तो मैं कैसे करूँगी, T2 यहाँ पे है तो T2 पहले आ जाएगा, साथ में एडजॉइंट, और T1 एडजॉइंट। क्लियर। कैसे करना है, जब इस तरीके से होता है तो T2 पहले आ जाएगा, T1 बाद में, और स्टार। क्लियर। सिमिलर इसमें होगा, इसमें ये पहले है तो यहाँ से आ जाएगा T2 दिस एंड T1 दिस स्टार, मतलब T2 का एडजॉइंट, T1 का एडजॉइंट, और ये चीज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको हम करेंगे आगे सिंप्लीफाई। एक मिनट बेटा, ये T1 एज इट इज़ T2। अब यहाँ देखो ये T2 स्टार, T2 का एडजॉइंट, और ये T1 एडजॉइंट, T1 का एडजॉइंट। ओके। अब ये देखो बेटा, ये जो फॉर्म बन रही है हमारे पास, ये कहीं मिलती जुलती मुझे यहाँ दिख रही है, T2 का एडजॉइंट, ठीक है, ये वाली। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम T1 यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल टू में T1 एज इट इज़, और इसकी जगह लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी, और यहाँ पे लिखेंगे T1 का एडजॉइंट। सिमिलर जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से एज इट इज़। यहाँ से देखो T1 का एडजॉइंट, T1 और T2। क्लियर। ये एज इट इज़ रखा। अब ये देखो बेटा, ये वाली जो फॉर्म है T1 का एडजॉइंट, T1 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ से आइडेंटिटी। कोई डाउट? यहाँ तक तो अब तक हम सिंपल ही चले हैं। क्लियर। अब देखो मैंने हमेशा बोला कि आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ T1 स्टार आ रहा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से T1 का एडजॉइंट बच गया मेरे पास। यहाँ से आइडेंटिटी के साथ T2 है तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास रिमेनिंग बच गया दिस। क्लियर। आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है एज इट इज़, आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है एज इट इज़। अब देखो T1 स्टार की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आइडेंटिटी के। और यहाँ से देखो T2 स्टार, T2 की वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के। तो बेटा हम यहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं, हमने इसको सॉल्व किया तो हम यहाँ से कह सकते हैं T1 T2 का एडजॉइंट,
ठीक है। और यहाँ पे T1 T2 का एडजॉइंट और यहाँ से T1 T2। अब देखो यहाँ पे भी आइडेंटिटी, यहाँ पे भी आइडेंटिटी। जब RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो गए, और इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, आइडेंटिटी। क्लियर। यहाँ से इसकी वैल्यू आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी, ये चीज़ लिख दिया। अब देखो T1 T2 अपने ही एडजॉइंट के साथ कम्यूट कर रहा है यहाँ तक, ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से मेरे पास हो गया यहाँ पे T1 T2 क्या हो गया, इस यूनिटरी। और जब T1 T2 यूनिटरी हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म वाले G के अंदर जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये इस यूनिटरी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिटरी की तो है वो, तो ये यूनिटरी बन गया। और T1 जो हमने जितने भी हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं वो G के अंदर लिए हुए हैं, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, T1 T2 बिलोंग्स टू G। तो हम लेके ये चलेंगे T1 T2 दो हमने यहाँ के फैमिली के दो ऑपरेटर्स लिए G से, ठीक है, और हमने दिखा दिया कि इस ऑपरेशन के अंडर T1 T2 भी क्या कर जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे G से। तो यहाँ से हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मेरे पास एसोसिएटिविटी। अब इसमें क्या है, इसमें वैसे तो वही चीज़ है, लेटर T1 T2 T3 बिलोंग्स टू G। जैसे कि मैंने बताया था क्लोज एसोसिएटिविटी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, उस सेट के 3 एलिमेंट्स लेते हैं और क्या करते हैं हम, फर्स्ट दो की यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई, फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई करो, देन थर्ड से करो, फिर लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करो और फिर फर्स्ट से कर दो। अगर ये चीज़ सॉरी फर्स्ट आएगा यहाँ पे, फर्स्ट से कर दो, यहाँ पे फर्स्ट से कर दो, पहले दो को मल्टीप्लाई करो थर्ड से कर दो, ये लास्ट के दो को करो फिर फर्स्ट से कर दो। अगर ये इक्वल हो जाए मेरे पास, ये इक्वल हो जाए जहाँ T1 और T2 T3 मेरे पास बिलोंग कर रहे हैं G से, मतलब उस सेट के सभी एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो मेरे पास वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है, एसोसिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ करने के बजाय जैसे हमने क्लोजर में किया है ना, उसी तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। बट उस तरीके से ना करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे T1 T2 निकाला था ना, T1 T2 वही चीज़ वाला पोर्शन उस तरीके से करना है, पर वो करने के ना बजाय हम यहाँ पे एक रिज़ल्ट लिखेंगे। क्या है, पहली चीज़ ध्यान दो, T1 T2 T3 मेरे पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर हैं इस तरीके से, ठीक है, H से H इस तरीके से, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर है तो ये मेरे पास मैपिंग का वर्क कर रहे हैं, मैपिंग का ही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास T1 T2 T3 सभी के सभी मेरे पास क्या होंगी, मैपिंग्स होगी। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग्स, जो हमारे पास मैपिंग्स होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इज ऑलवेज एसोसिएटिव, वो हमेशा एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, क्या हमने यहाँ से देखा कि T1 T2 T3 ऑपरेटर है यहाँ पे, तो ऑपरेटर एक मैपिंग ही होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होती है मैपिंग की, जो मैपिंग्स की प्रोडक्ट होती है वो हमेशा एसोसिएटिव होती है। तो जब एसोसिएटिव होती है प्रोडक्ट से मैपिंग, तो यहाँ पे T1 T2 और T3 ये इनकी
ये तीनों मैपिंग से इनकी प्रोडक्ट हो रही है, यहाँ पे भी इनकी प्रोडक्ट हो रही है। तो ये हमेशा मतलब मेन चीज़ क्या है कि जो इनकी प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या करती है, हमारे पास एसोसिएटिव की कंडीशन को फुलफ़िल करती है। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट लिख के ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि जो हमारे पास प्रीवियस रिज़ल्ट होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरे पास एसोसिएटिव होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है T1 T2 मेरे पास T3 ऑपरेटर्स हैं और ये मैपिंग की तरह वर्क करते हैं। तो ये मेरे पास हमें पता है कि जितनी भी मैपिंग्स होती है, अगर उनकी हम प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमेशा क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, अगर ये मेरे पास ऑपरेटर की प्रोडक्ट की तो बात करें तो ये हमेशा एसोसिएटिव की कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? इतना लिख देना है। देन हमारे पास अब थर्ड कंडीशन आएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा वर्क जो है हमने उसमें कर लिया है जब हमने अपने सेट को नॉन एम्प्टी दिखाया था। ठीक है, तो वहाँ से आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में मैंने एक चीज़ बताई थी। सबसे पहले तो आइडेंटिटी बिलोंग करनी चाहिए हमारे सेट से ही। सेकंड, हमारे पास क्या होनी चाहिए कि वो हर एक मतलब सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ वो चीज़ कंडीशन फुलफ़िल करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट उसमें किया था, आप उसको यहाँ से भी दोबारा भी कर सकते हो या वहीं से रिज़ल्ट ले सकते हो। मैंने वहाँ पे किया था कि आई दिस इक्वल टू किसके था, आइडेंटिटी के। जब ये इस कंडीशन मतलब यूनिटरी बन जाता है तो यहाँ से आइडेंटिटी बिलोंग कर जाती है जी से। तो ये चीज़ मैंने दिखा दिया था। पहला पार्ट तो मेरे पास प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी जो है वो सेट से बिलोंग करनी चाहिए। क्लियर? ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1, पर जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं उसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो सेकंड हमारे पास क्या था कि अगर मैं कोई टी ऑपरेटर लूँ जो कि जी से है, ठीक है, उसके साथ आइडेंटिटी ऑपरेट करूँ या इस तरीके से करूँ, तो देखो आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो चीज़ क्या आ जाती है, एज इट इज़। ठीक है, जब आप आइडेंटिटी ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करते हो किसी, वो एज इट इज़ ऑपरेटर आ जाता है। क्लियर? अब ये किस चीज़ के लिए है, उस सेट के सभी एलिमेंट के लिए। मतलब सेट से मैं कोई भी ऑपरेटर ले लूँ, T1 ले लूँ, T1 के लिए जब आइडेंटिटी ऑपरेट करेंगे तब भी T1 आएगा, T2 ले लूँ, T3 ले लूँ, मतलब सभी के लिए ये कंडीशन फुलफिल है। तो हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन होनी चाहिए थी। पहले क्या कि आइडेंटिटी उस सेट से बिलोंग करनी चाहिए थी, तो हमने वहाँ पे किया था कि ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है ना, ये क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेटर होता है। यूनिटरी होगा तो इससे बिलोंग कर जाएगा। दूसरा है आइडेंटिटी ऑपरेटर को अगर मैं किसी भी ऑपरेटर के साथ मतलब ऑपरेशन लगाती हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे पास वो एज इट इज़ ऑपरेटर मिल जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी का वर्क कर रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट आई इज़ आइडेंटिटी ऑफ जी। ये आई क्या हो गया मेरे पास, आइडेंटिटी होगी ऑफ जी की। क्लियर? 3 प्रॉपर्टी कर चुके हैं, अब हम करते हैं 4th प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी 4 क्या है हमारे पास, टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मुझे कुछ इस तरीके की अंडर मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था ना, 1 होता है तो मतलब उसमें जो इन्वर्स होता है वो 1/a तभी चीज़ आती है। तो एक तो इस फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे अगर हम 1 भी आइडेंटिटी। क्लियर? दूसरी चीज़ है कि जो ये यहाँ पे ये जो आएगा ये बिलोंग करना चाहिए उसी सेट से। ये 2 कंडीशन हमें दिखानी कि अगर मैं सेट का कोई भी एक एलिमेंट लूँ
क्योंकि सेट में क्या है, हमारे पास हर एक एलिमेंट का अपना अपना इन्वर्स होता है। तो मैं किसी एक सेट का कोई एलिमेंट लूँ तो उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा सेट से ही, जो मुझे अगर मैं उसके साथ ऑपरेट करूँ तो मुझे आइडेंटिटी दे देगा। अब अंडर इस ग्रुप इसमें हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, आई, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है, आइडेंटिटी जो है यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर है, तो उसकी हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले मानूंगी लेट, इसको बेटा ध्यान से समझना है, लेट टी लेके चलती हूँ मैं यहाँ पे, टी बिलोंग्स, यहाँ पे लेट, जब मैंने वहाँ पे लिखवाई थी लेट फॉर ईच टी बिलोंग्स टू जी, जी के हर एक ऑपरेटर की बात करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट है ऑपरेटर टाइप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इस तरीके से एक मतलब टी इन्वर्स, मतलब जैसे यहाँ पे टी एक ही जगह टी ले लिया तो टी इन्वर्स इस तरीके से एग्जिस्ट कराऊंगी कि अगर मैं उसके साथ ऑपरेट करूँ तो मुझे उसकी आइडेंटिटी मिल जाए। क्लियर है? तो ये चीज़ है यहाँ पे। पहले हम लेट करके चलते हैं कि फॉर ईच टी बिलोंग्स टू जी। अब देखो यहाँ पे अगर टी जी से बिलोंग कर रहा है तो देन टी जी से बिलोंग कर रहा है तो टी मेरे पास क्या होगा बेटा, यूनिटरी होगा। क्लियर? टी मेरे पास क्या हो गया, यूनिटरी, क्योंकि जी में यूनिटरी ही जा रहे हैं। अब टी जब मेरे पास यूनिटरी हुआ तो मैंने जब यूनिटरी ऑपरेटर की फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम कराई थी तो उसमें एक रिमार्क लिखवाया था, अगर मेरे पास कोई भी ऑपरेटर यूनिटरी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है कि टी क्या होगा मेरे पास इज़ इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, टी क्या होगा मेरे पास, इन्वर्टिबल होगा, एंड जो उसका इन्वर्स है वो उसके एडजॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही तो लिखवाई थी। यहाँ पे आप मैं एक बार और लिख देती हूँ, टी इज़ यूनिटरी इफ़ एंड ओनली इफ़ टी इज़ इन्वर्स इन्वर्टिबल एंड जो इसका इन्वर्स है वो इसी के एडजॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ये रिमार्क में मैंने लिखवाया था, वहाँ पे सिंपल टी इज़ यूनिटरी इफ़ एंड ओनली इफ टी इज़ इन्वर्टिबल एंड इट्स इन्वर्स इज़ इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। तो ये चीज़ होती है। मेरे पास ये कंडीशन गिवन है कि टी में अगर मैं टी जी से बिलोंग कराई तो जी में सारे के सारे यूनिटरी हैं तो टी यूनिटरी होगा। टी अगर यूनिटरी है, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो अगर ये है तो फिर ये होगा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख दी। क्लियर? ओके, ठीक है, ये है तो मैंने ये चीज़ लिख दी कि अगर टी यूनिटरी है तो टी इन्वर्टिबल भी होगा और उसका इन्वर्स उसके एडजॉइंट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ यहाँ तक कर ली हमने। सिंस मेरे पास आ गया टी इज़ इन्वर्टिबल, देन अगर टी मेरे पास इन्वर्टिबल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल हम क्या लिख सकते हैं, टी इन्वर्स इक्वल टू टी इन्वर्स टी इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल की डेफिनेशन से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि अगर टी इन्वर्टिबल है तो वो ये होगा। अब यहाँ से एक चीज़ चेक करो, मेरे पास ये फॉर्म तो आ गई, टी एक ही जगह है, टी इन्वर्स टी इन्वर्स टी, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी वहाँ पे था, यहाँ पे आइडेंटिटी जो है मेरे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर जो इस सेट के लिए आइडेंटिटी का वर्क कर रहा है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर कर रहा है, तो वो आ गया। तो एक काम तो मेरा ये वाला काम तो मेरा बन गया। तो इसको मैं बोल दूँगी बेटा यहाँ से फर्स्ट। सो जो भी यहाँ पे इक्वेशन होगी मैं स्टार मान लेती हूँ। क्लियर? ये यहाँ तक ओके। अब देखो ऊपर से रफ कर देती हूँ बेटा मैं। यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये इधर साइड में लिख देती हूँ, मेरे को थोड़ा सा इजी रहेगा कि उसका इन्वर्स उसके एडजॉइंट। ये चीज़ तो मैंने कर दिया, ये कंडीशन होगी मेरे पास। अब बस मुझे ये चीज़ दिखानी है कि जो टी इन्वर्स है, ये जो टी इन्वर्स आया है ये तो दिखा दिया कि जो ये इन्वर्स है ये इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, जी से। क्लियर? अब देखो
यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, नाउ रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि टी इनवर्स बिलोंग करे जी से, ये चीज़ मुझे दिखाना है, क्योंकि ये तो मैं दिखा चुकी हूँ, ये रहता है रिमेनिंग। ए इनवर्स की जगह यहाँ पे है टी इनवर्स, ठीक है। अब कोई भी ऑपरेटर इसके अंदर कब जाएगा, जब वो क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, यूनिटरी ऑपरेटर होगा, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर इसके अंदर कब जाएगा, जब वो यूनिटरी होगा। तो यूनिटरी के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो हम इन्वर्स वाला पोर्शन तो अभी नहीं लेंगे, बट मुझे पता है इन्वर्स किसके इक्वल है, टी एडजॉइंट के। तो टी एडजॉइंट की हेल्प से हम इसको इवेल्युएट करेंगे। कैसे, अभी मैंने लिखा था, मैंने टी जो था जी से लिया था, तो वहाँ पे सिंस टी क्या था मेरे पास, इज यूनिटरी। अगर यूनिटरी है देन तब मैं लिख सकती हूँ कि वो अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगा, साथ में उसकी वैल्यू होगी आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब देखो, हम एडजॉइंट में एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट लो और उसका भी एडजॉइंट ले लो, तो वो उसी ऑपरेटर के इक्वल आता है। तो ये मेरे पास t की वैल्यू ये है, तो यहाँ t की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, दिस, ये सब एज इट इज़। अब देखो, इसको मैं रीअरेंज करती हूँ, बस बेटा लास्ट प्रूफ चल रहा है। इस तरीके से ब्रैकेट से मैंने इसको अच्छे तरीके से लिख दिया, जो मुझे पढ़ने में आसानी हो इसको। क्लियर। अब देखो, यहाँ से चेक करो, टी एडजॉइंट, जो टी का एडजॉइंट है, अब यहाँ पर टी स्टार जो है, अब इस टी की जगह मैं स्टार ले लेती हूँ, टी स्टार, टी की जगह मैंने लिया टी स्टार, टी की जगह लिया टी स्टार, तो ये ऐसे बनता चलेगा, टी की जगह लिया टी स्टार, सॉरी यहाँ पे ये, और आइडेंटिटी। तो अब ये देखो बेटा, ये इसके जैसे बन रही है, सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ पे मेरे पास टी था, यहाँ पे टी का एडजॉइंट है। मतलब कोई भी ऑपरेटर अपने ही एडजॉइंट के साथ तो कॉम्यूट कर रहा है, साथ में उसकी वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। यहाँ से कंपैरिजन करो, तो ये जो है मेरे पास, ये जो टी स्टार है, ये वाली कंडीशन बना रहा है ना, और ये कंडीशन कौन बनाता है, जो कि यूनिटरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। और सारे के सारे यूनिटरी ऑपरेटर कहाँ पे हैं, जी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बिलोंग कर गया जी से। क्लियर। या आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन और कर लेना बेटा, दिस इज टी स्टार इज यूनिटरी। अगर टी स्टार यूनिटरी है तो वो बिलोंग कर जाएगा मेरे पास जी से, और टी स्टार किसके इक्वल है बेटा, टी इनवर्स के। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी इनवर्स बिलोंग कर गया जी से, ठीक है। तो यही चीज़ हमने ये तो कराई दी थी, साथ में ये भी हमने यहाँ पे कंडीशन करा दी कि टी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। क्लियर। करना कुछ नहीं था, मेरे को पहले ही वो वाली कंडीशन करा दी, यूनिटरी है तो इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स के एडजॉइंट के इक्वल होगा, और ये वाला फिर मैंने दिखा, ये हो गई कंडीशन, और फिर ये दिखाना था, तो एडजॉइंट की हेल्प से ये चीज़ दिखा दिया। यहाँ से जो टी स्टार है वो अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करा, साथ में उसकी वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। तो ये यूनिटरी ऑपरेटर बन गया, मतलब इसमें चला गया, तो ये चला गया। क्लियर। अब इसमें एक लास्ट लाइन लिखेंगे बेटा, वो और है, देन हमारा ये फिनिश। मैं मान के चली थी फॉर ईच, शुरू में माना था ना टी बिलोंग्स टू जी, तो मैंने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट लास्ट में लिखनी है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट टी इनवर्स, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। मैंने ये चीज़ दिखा दी ना, ये लेके चली, मैंने ये भी दिखा दी कि वहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट टी इनवर्स इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि क्या है, जी में ही है। और यहाँ पे सच डैट हम क्या हैं, टी इनवर्स बराबर टी इनवर्स टी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो यहाँ से क्या हो गया, इम्प्लाइज डैट टी इनवर्स जो है इज इनवर्स है ऑफ
टी का। क्लियर? क्या लिखा हमने कि हमने इस सेट से कोई एक एलिमेंट लिया तो वहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट टी इनवर्स, जो कि हम दिखा चुके हैं, ये भी इसी से बिलोंग करा, इससे इस यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ कि इस तरीके की फॉर्म बन गई थी हमारे पास। तो यहाँ से क्या मतलब टी इनवर्स क्या हो गया, टी, ये दिस इज इनवर्स ऑफ टी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 जो जी हमने सेट लिया था इसे पूरा ही लिख देती हूँ बेटा, ग्रुप। क्लियर? ये चीज़ होगी। ठीक है, हमने 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। पहले हमने दिखाया कि जो हमने सेट लिया है सारा का सारा यूनिटी ऑपरेटर का सेट ले लिया, वो नॉन एम्प्टी है। फिर हमने दिखा दिया कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव करता है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ओके, फिर हमने इन्वर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट दिखाया, तो हमने ये कंडीशन दिखानी थी, देन ये दिखाना था इन्वर्स उससे बिलोंग करेगा, तो मैंने ये दिखा दिया इन्वर्टिबल वाली कंडीशन से। और फिर उसकी हेल्प, इसकी हेल्प से टी एडजॉइंट के हेल्प से हमने ये दिखा दिया ये इससे बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास ये चीज़ हो गया। ठीक है, आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।